हम लोग सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, सीलिंग है ये, और ये एक स्ट्रिंग है। इसके हेल्प से m मास का एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है। पहले यहाँ वर्टिकल पोजीशन में था, तो वर्टिकल पोजीशन से स्मॉल एंगल डिस्प्लेस किए इसको, थीटा एंगल, और इस पोजीशन पे ले आए। पहले ये इनिशियली ऐसे था, बाद में ये फाइनली इस पोजीशन पे लाए इसको हम, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दिए यहाँ से, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, बस यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दिया गया यहाँ तक खींच कर, राइट। अब इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और इस तरफ t लगेगा, और कोई तीसरा फोर्स है ही नहीं, दो ही फोर्स है। यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दिया गया है, ड्रॉप। तो क्या दो ही फोर्स है इस पे? बिल्कुल सही, दो फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा, ये mg फोर्स है, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स को एक्सटेंड किया जाता है ऐसे, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा mg इंटू ये डिस्टेंस, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उस, ये डिस्टेंस, राइट। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर रोप का लेंथ l है, अगर ये लेंथ l है, तो ये डिस्टेंस l साइन थीटा होगा, ठीक बात। तो mg के तोहर जो टॉर्क बा एकरा पे, mg के वो टॉर्क तोहर आ गई यहाँ, मान ल कि mg और परपेंडिकुलर mg के लाइन ऑफ एक्शन के दूरी हो गई साइन थीटा, तो mg l साइन थीटा, ठीक बा। अब ये जो टॉर्क है ना गुरु, ये ऐसे है और ये एक्सिस ये है, तो ये कैसा घुमाएगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अब क्लॉकवाइज टॉर्क को आपको पता है निगेटिव लिया जाता है, तो ये निगेटिव टॉर्क हो गया ऐसे, क्लॉकवाइज निगेटिव। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा है, तो इसमें अल्फ़ा क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है, तो अल्फ़ा पॉजिटिव है यहाँ, थीटा या अल्फ़ा दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो आई अल्फ़ा को टॉर्क लिख दिए, फिर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को खाली थीटा से हम रिप्लेस यहाँ कर दिए, तो एम आई था उसको एम एल स्क्वायर लिख दिए, एम से एम कट गया, और भैया एक एल से एल भी यहाँ कट गया, तो अल्फ़ा बराबर इतना आ गया। अब कंपेयर किए ना इसको एस एच एम के इक्वेशन से, तो अल्फ़ा जो होता है एस एच एम में, अगर याद है आपको, तो अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर थीटा होगा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेट लाइन वाला में लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स होता था, और ओमेगा होता था कि उसका फेजर कितने कांस्टेंट स्पीड से घूमे सर्कल में, ताकि वो हमेशा जो रियल एस एच एम कर रहा है ये फेजरवा के प्रोजेक्शन वहीं पे एकदम आते रहे सामने, तो वो ओमेगा स्पीड से घूमना होता है उसको। तो इससे कंपेयर किए इसको, तो ओमेगा जो है ना, उसके जगह पर क्या आ गया, यहाँ देखिए कंपेयर कर रहे हैं हम, ये अल्फ़ा बराबर आया जी बाई एल थीटा, तो ये जी बाई एल ओमेगा के जगह पर आया, अल्फ़ा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आना चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर जी बाई एल है, तो ओमेगा क्या आएगा, रूट जी बाई एल आएगा, और टाइम होता है 2 पाई बाई ओमेगा। सर्कल में अगर कोई घूम रहा है फेजर यहाँ पे, तो टाइम कितना होगा उसका, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा रूट जी बाई एल है और डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाएगा तो रूट एल बाई जी हो जाएगा, तो 2 पाई रूट एल बाई जी हो गया। समझ में आ गया ये तो था सिंपल पेंडुलम। अब अगर उस सिंपल पेंडुलम पे कोई फोर्स भी एक्ट करने लगे, कैसा फोर्स एक्ट करने लगे सर, कैसा फोर्स एक्ट करने लगे, तो मान लेते हैं ये फील्ड में रखा हुआ है, इस पर चार्ज भी है, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, फील्ड में, तो ये फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटी के अलावा। तो इस पोजीशन पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे मान लेते हैं उस फोर्स के कारण यहाँ आके रुका, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, थीटा नॉट पे आके ये रेस्ट पे आया, क्योंकि यहाँ रेस्ट पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ mg वर्टिकल टी वर्टिकल ये दोनों बैलेंस कर लेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको नहीं बैलेंस कोई करेगा, तो इसीलिए वो यहाँ टेढ़ा कहीं पे आके रुकेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ F और ये mg और यहाँ टेंशन है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि F और mg का रिजल्टेंट जो है वो T के इक्वल आ जाए, ठीक। तो कहाँ पे आके रुकेगा, नेट फोर्स जहाँ जीरो होता है उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं ना, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। यहाँ पे mg और f का नेट फोर्स जो है उसको लिखा है मैंने एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, और वो रूट में मैं लिख दिया हूँ, राइट, ऐसे, और ये टेंशन के इक्वल आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इसको मैं F इफेक्टिव लिख देता हूँ, जो
एम जी और एफ का रिजल्टेंट आया है ना, उसको एफ इफेक्टिव लिख दिया, वही टी के इक्वल है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। समझ में आ गया इतना? ओके सर समझ गए, आगे बताइए। आगे बहुत सिंपल है, देखिए आगे क्या किया हुआ है ना कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा स्मॉल एंगल और डिस्प्लेस किए, तो यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे हमको नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना है, ठीक। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट टॉर्क क्या है, देखिए ज़रा, नेट टॉर्क डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे होगा इस पे एम, यहाँ नहीं, यहाँ का लिखना है भाई, यहाँ का। तो एम जी नीचे एक्ट कर रहा है ना वर्टिकली, एम जी, तो एम जी का टॉर्क कितना होगा, तो एम जी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी ये है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, राइट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एम जी और ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर टेढ़ा वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर एल है, ठीक, और ये एंगल क्या है, थीटा प्लस थीटा नॉट है, और ये डिस्टेंस एल है, तो ये एल साइन थीटा प्लस थीटा नॉट होगा। कौन सा डिस्टेंस, साइन थीटा प्लस थीटा नॉट होगा, ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं। तो एम जी का वही डिस्टेंस है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसीलिए एम जी एल साइन थीटा प्लस थीटा नॉट लिख दिए। यहाँ पे एक फोर्स एफ भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका टॉर्क कितना होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दिस, और इससे डिस्टेंस ये एल कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट आएगा। तो ये दोनों का डायरेक्शन भी देखिए, एम जी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है इसलिए माइनस लिखा हुआ है, और एफ जो था इलेक्ट्रिक वाला फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए इसका टॉर्क को हम प्लस लिख दिए। तो नेट टॉर्क आ गया, और नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख दिया गया। सिंपल है ये, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे और इसको कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे हम स्प्लिट कर दिए, फिर ये एम जी एल को भीतर मल्टीप्लाई कर दिए, और साइन थीटा नॉट जो था ना उसको क्या लिखे देखिएगा, यहाँ साइन थीटा नॉट को क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखना है, ये ऐसे था यहाँ पे, ये तो ये रिजल्टेंट एकदम टी के उल्टा आएगा एफ इफेक्टिव, और इधर से एंगल ये थीटा नॉट होगा, तो साइन थीटा नॉट होगा एफ अप्लाइड बाई एफ इफेक्टिव, और कॉस थीटा नॉट होगा एम जी, नीचे एम जी था, एम जी बाई एफ इफेक्टिव। ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो जो एम जी है ना उससे एंगल थीटा नॉट बनाया हुआ है, तो उस दोनों का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिए। किसका वैल्यू सर, साइन थीटा का वैल्यू, और हाँ, तो ये साइन थीटा नॉट का वैल्यू आ गया एफ बाई एफ इफेक्टिव, और कॉस थीटा नॉट का वैल्यू एम जी बाई एफ इफेक्टिव, समझ गई है। और साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल डिस्प्लेस किया है ना, थीटा नॉट को इक्विलिब्रियम पोजीशन था, नेट फोर्स जीरो था वहाँ, और उससे और थीटा डिस्प्लेस किए स्मॉल, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को ओनली थीटा लिख दिए। वैसे ही इधर भी कॉस थीटा को, और कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और कॉस थीटा नॉट को मैं एम जी बाई एफ इफेक्टिव लिख दिया, सब ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आई अल्फ़ा लिख दिया यहाँ पे, ओके। अब इसको एम जी एल को भीतर मल्टीप्लाई, एफ एल को भीतर मल्टीप्लाई करते ही ये दो टर्म कैंसिल हो गया, और इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में एफ इफेक्टिव और ऊपर एल थीटा यहाँ भी है, और एल और थीटा यहाँ भी है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा था उसको मैं रख लिया बाहर। कॉमन लेते ही ये नीचे एफ इफेक्टिव आया, और ऊपर आ गया ये एम जी स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर, ठीक। और एम जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर का रूट जो था ना वो एफ इफेक्टिव था, तो इसमें रूट नहीं है, यानी ये एफ इफेक्टिव का स्क्वायर है, तो इतने टर्म को एफ इफेक्टिव का स्क्वायर में लिख दिया, इतने टर्म को। तो नीचे के एफ इफेक्टिव से ये कैंसिल हो गया, इतना आ गया वैल्यू किसका, आई अल्फ़ा इक्वल टू, ओके सर हम समझ गए, ये वैल्यू एफ इफेक्टिव से कट गया, एफ इफेक्टिव इंटू एल थीटा माइनस में लगा के आई अल्फ़ा के इक्वल आया। तो इससे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, ये आई इधर डिवाइड हो गया आकर इधर, अल्फ़ा का वैल्यू एफ इफेक्टिव थीटा एल बाई आई इफेक्टिव, आई को एम क्या लिखते हैं एम आर स्क्वायर, या एल अगर है तो एम एल स्क्वायर लिखते हैं। तो आई को मैं लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बॉब का मास, और एल एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस उसका एम एल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट मास जैसा बॉब बिहेव कर रहा था। तो अल्फ़ा इक्वल टू आया, अल्फ़ा इक्वल टू होता क्या है एस एच एम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, क्योंकि ए इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अगर लीनियर एस एच एम है तो एक्स, और उसी में एंगुलर के जगह पर थीटा होता है, तो यहाँ कंपेयर करने पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया एफ इफेक्टिव और थीटा, और एक एल कट के और नीचे एम एल, एफ इफेक्टिव
और थीटा को छोड़कर है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो एफ इफेक्टिव बाई एम एल इतना आया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो ओमेगा का वैल्यू रूट में यही हो जाएगा। टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई भी ओमेगा होता है, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये वाला ओमेगा का वैल्यू। ऐसा करते ही टाइम इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट एम एल बाई एफ इफेक्टिव। अब m का वैल्यू यहाँ से नीचे लाना चाहते हैं तो 1 बाई एम मतलब बन के जाएगा, ये m डिवाइड होगा यहाँ, तो L डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव हो गया, राइट, L डिवाइड बाई F इफेक्टिव। और ये मास जो है वो नीचे आया है, तो यहाँ देखिए F इफेक्टिव में मास डिवाइड कर दिए। फोर्स इफेक्टिव बाई M इफेक्टिव जो है ना, इसको G इफेक्टिव बोला जाता है, G इफेक्टिव है ये, ठीक। वैसे फोर्स इफेक्टिव का वैल्यू क्या था, mg स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर था ऐसे, और m डिवाइड किया हुआ है, तो ये रूट में जब जाएगा m, ये क्या था, f इफेक्टिव जो था ना ये रूट था, रूट का रूट था, याद कीजिए, ये रूट तो है ही, लेकिन ये f इफेक्टिव खुद mg स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट था, राइट। तो ये m रूट से बाहर है तो रूट में जाएगा तो m स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये m स्क्वायर इसको कट कर देगा और f बाई एम स्क्वायर बच जाएगा, यानी f बाई एम का स्क्वायर यहाँ रहेगा और यहाँ जी स्क्वायर रहेगा। और इसका रूट लगाना नहीं भूलना है, रूट भी इसका रहेगा। तो इसका पावर क्या हम लिख देंगे यहाँ, पावर 1/2 है कि नहीं। यहाँ भी ये m को छोड़कर बाकी जो टर्म है इतना, इसका पावर क्या है 1/2 है ना, ये वाला टर्म। तो इतना आ गया आपका टाइम पीरियड। आपको फॉर्मूला याद करना है तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट L बाई जी इफेक्टिव, ये है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब इस पर एक फोर्स इधर लगा और एक mg फोर्स इधर लगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना उसी को जी इफेक्टिव बोलते हैं। m से इसमें भी डिवाइड कर दीजिए, m से इसमें भी, तो इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइड फोर्स और नीचे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय mg, तो दोनों एक्सेलरेशन के रिजल्टेंट को ही जी इफेक्टिव बोलते हैं। तो वो रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है तो क्या होगा, mg वाले g का स्क्वायर प्लस जो f इधर लगाया था उसका चलते एक्सेलरेशन f बाई एम का स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे ही दो वेक्टर जब 90 पे होता है तो रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो अगर अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किए हैं वो ऐसे टेढ़ा फोर्स लगने लगे, mg तो ऐसे था, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में या और कोई अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का, वो अगर टेढ़ा लगने लगे ऐसे और mg ऐसे है, तो जी इफेक्टिव क्या लिखेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, पिछले बार जी इफेक्टिव क्या था, इधर की तरफ f था, तो इस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आया था f बाई एम, और नीचे mg था तो mg बाई एम जी आया था। तो जी इफेक्टिव ऐसे रूट अंडर हो गया था जी स्क्वायर प्लस एफ बाई एम का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये आया था जी इफेक्टिव। अभी जी इफेक्टिव क्या होगा, एफ इफेक्टिव होगा इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट, और जी इफेक्टिव होगा इस फोर्स के चलते जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यानी एफ बाई एम, और एम जी के चलते जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि जी है, इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट जी इफेक्टिव होगा। तो अल्फ़ा एंगल पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी जी स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर एफ बाई एम का स्क्वायर, और 2ab cos थीटा, 2 फर्स्ट वेक्टर जी सेकेंड वेक्टर एफ बाई एम, और इन दोनों के बीच अल्फ़ा एंगल है इसलिए कॉस अल्फ़ा, इससे मिल जाएगा जी इफेक्टिव। और फार्मूला 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव लिखते हैं, तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई और एल, और जी इफेक्टिव के जगह पर इतना कॉपी पेस्ट यहाँ कर देना है। तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड इस तरह से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम अगर आया गया एक्सटेंडेड बॉडी का, पॉइंट मास अगर नहीं है, तो ये ग्रीन कलर से मैंने एक डिस्क बनाया है, सर्कुलर डिस्क, तो उस सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और बाद में उसको थीटा एंगल डिस्प्लेस किया गया, थीटा एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया उसमें, तो वो उसका पोजीशन चेंज होकर रेड कलर हो गया। तो जो हिंज है वहाँ से पुराने सेंटर ऑफ मास और हिंज से नए सेंटर ऑफ मास के लोकेशन के का जो लाइन है, उन लाइन के बीच के एंगल को ही थीटा है कहा है मैंने, और वो थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया गया है इसको। मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ डिस्क ग्रीन था, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, और उसको थीटा डिस्प्लेस किया तो अब रेड कलर के पोजीशन पे चला गया है, तो डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या हुआ है, थीटा, राइट। अब सेंटर पे पूरा मास कंसंट्रेटेड यहाँ पे मानना है हम लोग को कि पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, तो mg लगेगा नीचे की तरफ, और इस mg के चलते टॉर्क प्रोड्यूस होगा
और वो टॉर्क होगा mg, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ mg, और ये डिस्टेंस जो कि L साइन थीटा था, पॉइंट मास के लिए सिंपल पेंडुलम का किए थे, तो है कि नहीं। तो mg, ये mg का टॉर्क आ गया mg इंटू L साइन थीटा। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है तो आई अल्फा लिख दिए, और माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हुआ, mg का टॉर्क, mg नीचे लग रहा था और ये हिंज यहाँ था, इसके अबाउट रोटेट करना था, तो ये mg कैसे घुमाना चाहेगा इसको क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टॉर्क को निगेटिव लिखते हैं तो ये निगेटिव होगा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, तो ये अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव और इधर का टर्म पॉजिटिव, तो इस निगेटिव को मैं इधर ले आया, मतलब एक निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा इसमें, अल्फ़ा इक्वल टू आया, ये आई इधर डिवाइड हो गया, तो mg L साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए थीटा हो गया, और नीचे ये आई डिवाइड हो गया आके। अब अल्फ़ा जो होता है ना वो ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है SHM में, तो ये ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ये टर्म है mg L बाई आई, mg L डिवाइडेड बाई आई किसके जगह पर है, ओमेगा स्क्वायर के जगह पर, तो ओमेगा के जगह पर क्या होगा, रूट mg L बाई आई, और टाइम पीरियड पता ही है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई और ये डिवीजन में लाना है, तो ये न्यूमरेटर में आई चला जाएगा और mg L नीचे रहेगा, तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाई 2 पाई रूट आई बाई mg L, जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, हिंज के अबाउट, ये हिंज है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट लिखना है, और इसमें L कौन सा डिस्टेंस लेना है, तो हिंज से लेकर और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, हिंज से लेकर सेंटर ऑफ मास से हिंज का डिस्टेंस, ये हिंज था जिसके अबाउट इसको मुझे ओसिलेट कराना था, और सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इस डिस्टेंस को ही L कंसिडर करना है इसमें। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया 2 पाई रूट आई बाई mg L, उसमें आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए, प्लस ml स्क्वायर, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में mk स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह पर आप mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर लिख सकते हैं, तो mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, इन दोनों में m कॉमन लेकर इससे कैंसिल कर देंगे, तो k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई Lg आएगा, राइट। अब यहाँ पे L इक्विवेलेंट, तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला था 2 पाई रूट L बाई जी, तो 2 पाई और ये g है, तो g को छोड़कर जो बच रहा है k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ये L इफेक्टिव या L इक्विवेलेंट के जैसा है, क्योंकि ये सिंपल पेंडुलम जैसा बिहेव करने लगेगा फिजिकल पेंडुलम यहाँ पे, अगर इतने को हम कुछ L इफेक्टिव या L इक्विवेलेंट मान ले तो ये L इक्विवेलेंट का वैल्यू है, तो L इक्विवेलेंट है क्या, k स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई L, इंडिविजुअली डिवाइड कर दे तो k स्क्वायर बाई L प्लस L स्क्वायर बाई L में एक L कैंसिल होगा, तो खाली L न्यूमरेटर में बच जाएगा, तो L इक्विवेलेंट आया k स्क्वायर डिवाइड बाई L प्लस L, राइट। टाइम पीरियड मिनिमम होने के लिए, इसको मिनिमम अगर मुझे करना है तो L इक्विवेलेंट क्या, G तो फिक्स है, कांस्टेंट है, L इक्विवेलेंट को मिनिमम होना पड़ेगा टाइम पीरियड मिनिमम होने के लिए, और L इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है, तो इसको मिनिमम मुझे करना है। इसमें वेरिएबल क्या है, K कांस्टेंट है, क्योंकि एक गिवन बॉडी के लिए उसका रेडियस ऑफ जायरेशन फिक्स होगा, राइट। जैसे कि एक स्फीयर के लिए हम मान ले रहे हैं, या डिस्क के लिए ही चलिए मान लेते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन फिक्स है। अब हमारे वश में क्या है कि हम किस पॉइंट के अबाउट हिंज कहाँ पे करें, यहाँ पे हिंज करके इसको ओसिलेट कराएं, कि इधर हिंज करके ओसिलेट कराएं, कि इधर हिंज, कहाँ पे हिंज करें, और हिंज से और सेंटर ऑफ मास का जो दूरी होगा वही L है, तो L में हम वेरिएशन ला सकते हैं लेंथ में, तो L वेरिएबल है इसमें, और K रेडियस ऑफ जायरेशन कांस्टेंट है, तो फॉर L इक्विवेलेंट टू बी मिनिमम, इसको मिनिमम होना पड़ेगा टाइम को मिनिमम होने के लिए, टाइम पीरियड को इसका, तो मिनिमम होने के लिए इसका डेरिवेटिव को क्या करते हैं, जीरो, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जीरो करते हैं ना डेरिवेटिव, तो k स्क्वायर बाई L का डेरिवेटिव करेंगे तो k स्क्वायर बाहर आ जाएगा और L डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा L टू द पावर -1, उसका डेरिवेटिव होगा -1 L टू द पावर -2, यानी -1 बाई L स्क्वायर, इतना डेरिवेटिव आएगा, और ये अकेले L है तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, और इसको ज़ीरो कर देंगे इक्वल टू 0, dl बाई dl क्या हो जाएगा 1, k स्क्वायर उधर चला गया, तो k स्क्वायर बाई L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, यानी k इक्वल टू L, तो k इक्वल टू L जब होगा ना,
उस समय मिनिमम टाइम आएगा, टाइम पीरियड क्या आएगा, कम आएगा उस समय मिनिमम, L इक्वल टू के पे। और इसके अलावा अगर लेंथ के से ज़्यादा होगा तब भी टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा, और के से कम आएगा तो भी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। सबसे कम टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा जब L इक्वल टू के होगा, तो 2 पाई अंडर रूट 2k बाई जी, ये मिनिमम टाइम पीरियड होगा। यहाँ से आ गया, देखिए आप इसमें यही L इक्विवेलेंट है ना, तो आप L और K लिखना है आपको, तो इसको आप क्या लिख दीजिए, L को क्या लिख दीजिए, K लिख दीजिए, या K को ही क्या लिख दीजिए, L। तो ये एक L डिनोमिनेटर से ये L कट के एक L बचा, और ये एक L और है, तो 2L आ गया कि नहीं यहाँ पे, 2L। तो 2 पाई अंडर रूट 2L बाई जी, एक तो ये भी लिख सकते हैं। और K के टर्म में अगर लिखना है तो जहाँ L है उसी को K लिख दीजिए आप, जहाँ L है उसको K, तो इसको K लिख देंगे, इसको भी K लिख देंगे, एक K से K कट गया, तो ये K और K क्या बच गया, 2K। तो L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आया, 2K। तो 2 पाई रूट 2K बाई जी आया, मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। यहाँ पे K क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। फिजिकल पेंडुलम पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। एक रॉड है और इस रॉड का मास m है, ये दोनों रॉड मिला के, ये रॉड प्लस BC रॉड, AB प्लस BC दोनों मिला के, कुल मिला के मतलब मास m है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और थीटा नॉट एंगल बनाया है। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी जब इस पर नेट फोर्स 0 है उस वक्त ये थीटा नॉट एंगल बनाया है। तो आपको ये थीटा नॉट एंगल बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड, इसका टाइम पीरियड बताना है। इसको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो कितने टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट करेगा अपने पाथ को, ठीक है। अगर कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी अगर सिर्फ है, उस पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, तो उसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल लाइन पे होगा, पक्का वर्टिकल लाइन पे। उस सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उस पर mg सिर्फ फोर्स लग रहा है, और ये mg फोर्स कहाँ पे लगता है, एट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या इस वर्टिकल लाइन पे ही होना चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरा फोर्स है नहीं, सिर्फ अंडर ग्रेविटी ये रॉड है रखा हुआ, राइट। ऐसे भी आप देखिए कि एक L जैसा रॉड है, ऐसे L जैसा है ऐसे, इसको यहाँ से आप फिक्स रखेंगे यहाँ से, तो वो ये रॉड ऐसा L जैसा बनना चाहेगा कि इधर L जैसा बनना चाहेगा, ऐसे बनना चाहेगा, सोचिए। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो वर्टिकल लाइन पे आना चाहता है, वर्टिकल लाइन पे। तो ये रॉड पहले ऐसे आप रख के छोड़ेंगे, इसको ऐसे रख के, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है इधर आने वाला है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये रॉड और ये रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर आने वाला है CM। तो ये CM ये हिंज से, और ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये इधर शिफ्ट करेगा ताकि ये सेंटर ऑफ मास और हिंज को मिलाने वाला लाइन वर्टिकल हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये रखा हुआ है ऐसे। तो ये जो L शेप का रॉड था वो ऐसा बन जाएगा इस तरह से। तो ये कितना एंगल टर्न हुआ है, यही एंगल बताना है इक्विलिब्रियम पोजीशन का मुझे। तो पक्का ये सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे आ गया होगा। अब इस पोजीशन पे हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो ये आधे रॉड का सेंटर ऑफ मास तो L/2 पे होता है सर, ये सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, और इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा L/2 पे, राइट। तो XCM निकालते हैं, इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, इसको 0 0, और इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं रॉड को, ऐसे रॉड को हम एक को वर्टिकल एक को हॉरिजॉन्टल बना दिए, ठीक। सेंटर ऑफ मास चेक करने के लिए कि इसके B से, कॉर्नर से जो कि B है, इससे कितने बाइसेक्टर पे, इसके कितने बाइसेक्टर पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो ये रॉड को एक को वर्टिकल बना दिए, एक को हॉरिजॉन्टल, यहाँ L/2 है, यहाँ L/2 है। तो XCM जब निकालेंगे तो M1 X1 पूरे दोनों रॉड का मिला के M है, तो आधे रॉड का होगा M/2, और X1 L/2 है इसका, ये B पॉइंट से दूरी L/2 है, तो M1 X1 प्लस M2 X2। M2 ये वर्टिकल वाला रॉड है और इसका सिर्फ Y कोऑर्डिनेट है, X कोऑर्डिनेट नहीं है, तो M1 X1 प्लस M1 X1 प्लस M2 X2 XCM निकालने के लिए। तो M2 तो M/2 होगा, लेकिन X2 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो रॉड है इसको मैं दूसरा रॉड मान रहा हूँ, इसको, ये वर्टिकल है तो इसका X कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाई टोटल मास M/2 दोनों का मास है, तो टोटल मास M हो जाएगा। ऐसा करते ही ये M कैंसिल हो जाएगा और ये L/4 आएगा।
यानी इससे L/4 दूरी पे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आएगा। वैसे ही YCM जब निकालेंगे तो YCM इस बार फर्स्ट वाले रॉड का y कोऑर्डिनेट 0 है, खाली दूसरे वाले रॉड का y कोऑर्डिनेट है। तो दूसरा रॉड का मास m/2 और उसका ओरिजिन यानी B से दूरी L/2 और नीचे टोटल मास, तो इससे भी L/4 आया। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो इस B के रिस्पेक्ट में इधर भी L/4 और इधर L/4 दूरी पे आ रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। यानी अगर B यहाँ हो गया है तो इससे L/2 आगे और इधर से भी L/2 आगे। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इससे L/2 आगे इसके सामने और इससे L/2 आगे इसके सामने, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा दोनों तरफ से L/2। अब थीटा निकालना मेरे लिए आसान है, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे पता है कि ये CM है और ये वर्टिकल लाइन के ऊपर है, तो इससे उधर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए। तो ये दूरी क्या था इसका बताइए, L/2 था। तो उधर बचा हुआ दूरी क्या होगा, 3L/2, क्योंकि टोटल 3L/4 है, L/4। ये वाला डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास कितने पे आया, L/4 पे आया है। ये L/4, x भी L/4 आया था। तो इधर से L/4 तो हिंज से 3L/4 होगा, क्योंकि टोटल L है, राइट। तो 3L/4 आया ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, L/4 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका इधर वाला पार्ट भी L/4 था, इधर वाला भी पार्ट L/4। तो ये 3L/4 आया और ये L/4। ये दो डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो tan थीटा अगर हम इसमें लिख दें और ये वर्टिकल लाइन है तो tan थीटा क्या होगा, L/4 tan थीटा नॉट डिवाइडेड बाई ये वाला साइड बेस 3L/4। तो इसे tan थीटा नॉट 1/3 आया, यानी थीटा नॉट tan इनवर्स 1/3 हो गया। तो ये रॉड ऐसे पोजीशन पे आके रुकेगा, यानी नेट फोर्स इसमें जब 0 होगा उस समय ये यहाँ से थीटा नॉट इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 इतना एंगल बना के ये रेस्ट पे रहेगा यहाँ, और यहाँ से अगर कोई डिस्प्लेस किया तब ये ओसिलेशन स्टार्ट करेगा अपना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि ये कितने पे आके रॉड रुकेगा। अब इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√T इक्वल टू, डेरिवेशन अभी अभी किए थे हम लोग, 2π√L डिवाइडेड बाई 2π√L डिवाइडेड बाई G तो लिखते थे हम लोग, लेकिन वो किसके लिए लिखते थे, पॉइंट मास के लिए। फिजिकल पेंडुलम के लिए क्या था, पेंडुलम के लिए डेरिवेशन करने से आया था 2π रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिवाइडेड बाई mgl, क्योंकि इसी I को अगर आप ml² लिख देंगे तो m से m कट जाएगा, एक l से l, तो l/g आ जाएगा, समझ गए। यानी 2π√I/mgl, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी 1/2π√mgl/I, जहाँ पे l क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा, l था हिंज से लेके डेरिवेशन में, हिंज से लेके और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो ये डिस्टेंस हमको पता था 3L/4 और ये L/4, तो ये डिस्टेंस मिल ही जाएगा 3L/4 का स्क्वायर प्लस L/4 का स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस यहाँ पे 3L/4 का स्क्वायर प्लस L/4 का स्क्वायर करने से इतना आ गया, समझ गए, ये डिस्टेंस मिल गया। अब क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस रॉड का अबाउट हिंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट हिंज चाहिए, राइट। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये जो खुद रॉड है ना, ये इसका ये किनारा है, तो इसके अबाउट हो जाएगा, मास रॉड का m/2 है और लेंथ रॉड का l है, तो मास इंटू L²/3, ml²/3 होता है ना, इतना हो गया। अब दूसरे रॉड का देखिए, इस रॉड का देखते हैं ना, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालिए, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो d डिस्टेंस तक समझ गए थे हम लोग। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था, जो रॉड ऐसे रॉड बन गया है, ऐसे बना था ना, ऐसे, तो रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट, ये रॉड का एक किनारा है तो ml²/3 आता है, तो m/2 है, दोनों मिला के रॉड का, इसमें दोनों, इसका और इसका मिला के मास m है, तो आधे का मास m/2 है, तो m/2 L²/3 किसके अबाउट, किनारे के अबाउट। ये इस पिंक कलर वाले रॉड का हो गया। अब दूसरा इसमें जो रॉड है, मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ये वाला रॉड,
इसके सेंटर के अबाउट क्या होगा? तो खुद के सेंटर के अबाउट होता है ml²/12 और इसका मास m/2 है तो m/2l²/12 हो गया। और इससे इसका दूरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट चाहिए ना, तो मास m/2 और ये d का स्क्वायर करना है, इस दूरी का स्क्वायर करना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? तो इधर से ये डिस्टेंस था सर l/2 और ये वाला डिस्टेंस l था, तो l² + l/2 का स्क्वायर, ऐसे करने से ये d मिलेगा इसका रूट, और फिर d स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा और इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जब मैं ऐड किया इतने को, तो ml²/3 आया हिंज के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√mgl। यहाँ देखिए mgl, तो mg एज इट इज, और l क्या होता था? हिंज से और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, जो कि यहाँ d से इंडिकेट किया गया है, ये d से, तो ये डिस्टेंस लिख देना है मुझे। तो mg एज इट इज और डिस्टेंस के जगह पर इतना लिख दिए, और नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है, तो ml²/3 लिख दिए। इस तरह से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गया इस कंपाउंड पेंडुलम का, इस फिजिकल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी मिल गया, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम पीरियड भी निकाल देंगे आराम से।